आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ साहिर लुधियानवी की किताब नए अदब के मेमार देवेंद्र सत्यार्थी। इस किताब में देवेंद्र सत्यार्थी के कलाम से जो इंतखाब शामिल हैं, उसका पहला हिस्सा गाए जा हिंदुस्तान मैं आपको सुना चुका हूँ। आज इसका दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है लाल धरती, तो सुनिए। लाल धरती ये इस किताब की 8वीं किस्त है। कोई रंग मजलूम निगाहों की तरह खामोश और फरियादी होता है, कोई रंग खूबसूरती की तरह कुछ कहता हुआ और दाद तलब दिखाई देता है, कोई रंग मचलता हुआ हमें किसी ज़िद्दी बच्चे की याद दिला जाता है, और किसी को देखकर गुनूदगी सी छा जाती है। लॉरी के ड्राइवर ने दरिया पार करते हुए कहा, अब हम आंध्र प्रदेश में दाखिल हो रहे हैं बाबूजी। मैंने चारों तरफ फैली हुई सुर्ख ज़मीन की तरफ देखते हुए कहा, आंध्र प्रदेश की सुर्ख ज़मीन क्या कह रही है? आंखें मूंद कर मैंने अपने दिल में झांका। वहां सब्ज रंग लहला रहा था। अपने दिमाग से उस रंग का मतलब समझने की मैंने चंदा ज़रूरत न समझी और आंखें खोलकर सुर्ख ज़मीन का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि यह रंग बहुत बलवान है और मेरा अपना रंग इसके सामने टिक न सकेगा। ड्राइवर ने मानी खेज नज़रों से मेरी तरफ देखा। ऐसा नज़र आता था कि उसने सुर्ख ज़मीन के भेद खुद उसकी ज़बानी सुन ली हैं। अब उसके लिए मुश्किल हो रहा है कि उन्हें छुपा कर रख सके। लॉरी भागी जा रही थी। सुर्ख धूल उड़ उड़ कर ड्राइवर के गालों पर अपना रंग चढ़ा चुकी थी। मैंने अपने गालों पर हाथ फेरा। ये धूल वहां भी आ जमी थी। मैंने सोचा कि मेरे चेहरे की मैलखोरी ज़मीन पर सुर्ख रंग चढ़ गया होगा और बहुत बुरा तो ना लगता होगा। पहले ये सारा ज़िला बिहार उड़ीसा में था बाबूजी, और अब नक्शा बदल गया है बाबूजी। नक्शा बदल गया है? जी हाँ। जब से उड़ीसा अलग सूबा बन गया है, इस ज़िले के तेलुगु बोलने वाले हिस्से आंध्र प्रदेश को मिल गए हैं। बहुत खूब, लेकिन हम खुश हैं बाबूजी। गवर्नमेंट ने अभी तक आंध्र प्रदेश को अलग सूबा बनाना मंजूर नहीं किया, मगर कांग्रेस तो कभी की ये करारदाद पास कर चुकी है कि ज़बान की अहमियत को कबूल किया जाए। हर बड़ी ज़बान का अपना सूबा हो ताकि हर ज़बान के अदब की पूरी पूरी परवरिश की जा सके। हर तमद्दुन अपने अपने माहौल में आज़ाद होकर नशोनुमा पा सके। जी हाँ, कांग्रेस ने यही किया है कि आंध्र प्रदेश का अलग सूबा बना दिया जाए, मगर गवर्नमेंट नहीं मानती। गवर्नमेंट क्यों नहीं मानती? इसमें तो अब कांग्रेस मिनिस्ट्री कायम हो चुकी है और उसके प्रधान श्री राजगोपालाचार्य बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। ये काम ज़रूर कर सकते हैं, मगर इसका हुक्म तो लंदन से आना चाहिए बाबूजी। लंदन से? जी हाँ। और अगर ये हुक्म ना आया
तो हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे, अपना लहू बहाने से भी गुरेज न करेंगे। लहू बहा दोगे अपना, पहले ही ये जमीन क्या कम सुर्ख है। ड्राइवर ने एक बार फिर मानी खेज नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नया रंग झांक रहा था। वो नया आदमी मालूम होता था। जमीन सुर्ख थी, कभी गहरा बादामी रंग जोर पकड़ लेता, फिर ये सिंदूरी बन जाता। सिंदूरी रंग गुलनारी में तब्दील हो जाता। सुर्ख रंग मुझे झंझोड़ रहा था। मेरे लहू की रवानी तेज हो चुकी थी। कई बड़े छोटे पुलों और नन्ही नन्ही पुलियों को फांदते हुए लॉरी विजयनगरम के करीब जा पहुंची। मंदिरों के बड़े बड़े कलश दिखाई देने लगे। ऐसी भागम दौड़ी में हमें विजयनगरम अपनी तरफ भागता हुआ नजर आ रहा था, गोया हमारी लॉरी साकिन थी। कस्बे में दाखिल होते ही सड़क त्रिवेणी की तरफ कस्बे में दाखिल होते ही सड़क त्रिवेणी की तरह तीन तरफ दौड़ी जाती थी। दो सड़कों के संगम पर भीमराव का मकान था। ड्राइवर उन्हें पहचानता था। उनके घर के सामने मुझे उतारते हुए उसने दोस्त नवाज आंखों से मेरी तरफ देखा। आंध्र प्रदेश की सुर्ख जमीन क्या कह रही है, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। लॉरी आगे बढ़ गई। मैंने आवाज दी। भीमराव बाहर निकले। वो एक अधेड़ उम्र के आदमी थे। चेहरे पर शीतला माई का ऑटोग्राफ नजर आ रहा था। चेचक के बड़े बड़े दाग। तो उनकी तरफ ध्यान गया तो मैं बड़ी मुश्किल से हंसी को रोक सका। हमारे स्कूल में ऐसा हेडमास्टर कभी रोब कायम ना रख सकता। तारुफी चिट्ठी को पढ़ते ही वो मुझे अंदर ले गए। बोले, आपने बहुत अच्छा किया कि इस गरीब के यहाँ चले आए। इस चिट्ठी की भी कुछ ज़रूरत ना थी। आंध्र प्रदेश की बहुत तारीफ सुनी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत दिनों से इधर आना चाहता था, अब शौक से रहिए। मुझे एक अलग कमरा मिल गया। फर्श पर सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। नंगे पांव चलने से हमेशा यह महसूस होता कि आंध्र प्रदेश की सुर्ख जमीन मेरे पैरों से छू रही है। अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद करके कभी कभी मैं कालीन पर लेट जाता और ध्यान से अपने दिल की धड़कनें सुनने लगता। अच्छा शगल था। सुर्ख रंग क्या कह रहा है? बार बार ये सवाल जबान तक आया, मगर होंठ बंद रहे। भीमराव के मकान पर कांग्रेस का तिरंगा झंडा लहरा रहा था। सब्ज और सफेद और सुर्ख। उस तिरंगे झंडे का मफहूम मेरे जहन में उजागर हो उठता। दिल्ली तो था, बीच बीच में ये कहने लगता कि इस झंडे का सुर्ख रंग आंध्र प्रदेश की तर्जुमानी कर रहे। और ये ख्याल आते ही मुझे एक नाकाबिले बयान मुसरत हासिल हुई। जहाँ सफ़ेद रंग ख़त्म होकर सुर्ख रंग शुरू होता था, वहीं मेरी निगाह जम जाती और उस नौजवान लॉरी ड्राइवर के अल्फाज मेरे कानों में गूंज उठते, अब हम आंध्र प्रदेश में दाखिल हो रहे हैं बाबूजी। मेरे कमरे में बड़ा मुख्तसर सा फर्नीचर था। एक तरफ
एक मेज पड़ा हुआ था, 2 कुर्सियां, एक तिपाई और एक तरफ एक तख्त जिस पर मुझे सोना होता था। बिस्तर पर दिन के वक्त खादी की दूधिया सफ़ेद चादर बिछा दी जाती थी। अब मैं सोचता हूँ कि उस मेज़ का गोल आईना वहाँ ना होता तो वो चंद हफ्ते इतने दिलचस्प ना होते। मेरे जज्बात का रंग पकी हुई ईंटों की तरह सुर्ख हो चला था। ये रंग मेरे चेहरे पर भी थिरक उठता। इसके लिए मैं आईने का ममनून हूँ। मेरे कमरे की दाईं खिड़की मैदान की तरफ खुलती थी। वहाँ सब्ज घास ऊँघती हुई नजर आती। पानी न मिलने पर यह घास पीली हो सकती थी, सुर्ख नहीं। तो ये थी इस किताब की 8वीं किस्त। कल फिर आऊँगा, आपको इसकी अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।